नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम पश्चिमी राजनीति विचारकों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने प्लेटो से लेकर मार्क्स तक विचारकों का अध्ययन भी कर लिया। उसके पश्चात मार्क्स के बाद हमने लेनिन का अध्ययन किया। लेनिन के अध्ययन के बाद आज करेंगे माओ से तुंग, जो चीन में साम्यवादी की स्थापना के जनक कहलाए जाते हैं। माओ से तुंग, जिनके विचार आज भी चीन को आदर्श का कार्य कर रहे हैं, चीन के लिए आज भी आदर्श बने हुए हैं, वह है माओ से तुंग। इनका जीवन काल 1893 से 1976 तक रहा। साम्यवादी चीन की स्थापना इन्होंने 1949 में की थी, इन्हीं के नेतृत्व में हुई थी और इनके नेतृत्व में चीन एक महाशक्ति के रूप में स्थापित भी हुआ है। तो मित्रों, आओ जानते हैं कि माओ से तुंग की नीतियां क्या क्या हैं और किस प्रकार से कि इन्होंने विचार दिए और चीन में साम्यवाद को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। तो आइए मित्रों, सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। माओ से तुंग चीन के प्रसिद्ध साम्यवादी नेता थे, जो चीनी साम्यवाद को विश्व नेतृत्व प्रदान करना चाहते थे। ये चाहते थे कि चीन साम्यवादी जगत का नेतृत्व प्रदान करे, पूरे विश्व का सोवियत संघ ना करे, उसके जगह नेतृत्व इनके हाथ में आ जाए। इन्होंने चीन की परिस्थितियों के अनुरूप चीन में साम्यवाद की स्थापना की। माओ से तुंग के प्रमुख शत्रु चियांग काई शेक थे। ये चियांग काई शेक इनके शत्रु थे, कहीं ना कहीं पूंजीवाद के समर्थक थे, उदारवादी थे। तो ताइवान में इनका मेनली नियंत्रण था। जब साम्यवादी चीन की स्थापना माओ से तुंग ने कर ली तो चियांग काई शेक को वहां से बाहर निकाल दिया। तब इनके पास ताइवान ही था चियांग काई शेक के पास। तो ये चियांग काई शेक ताइवान से कहीं ना कहीं पूरे चीन पर नियंत्रण करने का प्रयास करते रहे। 10 अक्टूबर 1949 को क्रांति कर इन्होंने चीन में साम्यवाद की स्थापना की। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लें तो बेटर रहेगा। मित्रों, आइए आगे चलते हैं। माओ से की पुस्तकें क्या हैं? माओ से तुंग की पुस्तकें तो मैं बता देता हूं, लेकिन जीवनी में थोड़ी बात भी बताता हूं। आप जानते हैं कि साम्यवाद चीन की स्थापना हुई तो भारत ने उसका समर्थन किया था। भारत ने उसे मान्यता देने वाले प्रथम कुछ राष्ट्रों में था। और तब तत्कालीन जो चीनी प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, वो कहीं ना कहीं नेहरू जी के मित्र भी थे, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री के मित्र भी थे। चाउ एन लाई और नेहरू जी ने मिलकर कहीं ना कहीं नेम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एशिया अफ्रीका जो प्रथम सम्मेलन था, बांडुंग सम्मेलन था, जो नेम की स्थापना का आधार स्तंभ बना, उसमें चीन में भी भाग लिया था। तो ये सब नीतियां कहीं ना कहीं माओ के अनुरूप ही थी। माओ चीन को महाशक्ति बनाना चाहते थे, साथ में वो वैश्विक मान्यता भी प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए वो बार बार नेम की तरफ देखते थे, भारत के साथ दोस्ती को भी बढ़ावा देते थे। लेकिन मेनली नीति तो उनकी ड्रैगन वाली थी, उग्र नीति थी। लेकिन जब भारत को थोड़ा सा विरोध हुआ, तिब्बत के मुद्दे पर मतभेद हुआ, तो भारत पर ही सैनिक आक्रमण की नीति अपना ली और 62 में भारत पर ही चीन ने आक्रमण कर दिया था। ये सब बातें मित्रों आप जानते हैं। अब आइए चलते हैं माओ की पुस्तकें। माओ की पुस्तकें है, पहला डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म 1937 की है। ऑन प्रैक्टिस एंड ऑन कंट्राडिक्शन अगस्त 1937 की है। इसमें बेसिकली निरंतर क्रांति का सिद्धांत या स्थायी क्रांति का सिद्धांत देते हैं। स्थायी क्रांति का सिद्धांत इसी में प्रस्तुत करते हैं मार्क्स। ऑन गोरिल्ला वारफेयर, ये मई 1937 के, इसमें गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का समर्थन करते हैं। 5 कैपिटलिस्ट एक्टिविटी, ये 1939 की है। ऑन न्यू डेमोक्रेसी, इसमें जनवादी लोकतंत्र का सिद्धांत देते हैं 1940 में। इसे रेड बुक भी कहा जाता है साम्यवाद की। सर्व द पीपल 1944 की है। कोटेशन चेयरमैन माओ लिटिल रेड बुक के नाम से जानी जाती किताब 1964 की है। तो ये सारी किताबें आपको ध्यान रखनी है मित्रों। क्या कौन कौन सी किताबें, मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म जो है वो 1937 की है। ऑन प्रैक्टिस एंड ऑन कंट्राडिक्शन, ये अगस्त 1937 की है। इसी में निरंतर क्रांति स्थायी क्रांति का सिद्धांत दिया गया। ऑन गोरिल्ला वारफेयर मई 1937 की है। 5 कैपिटलिस्ट एक्टिविटी 1939 की है। ऑन न्यू डेमोक्रेसी 1940 की है, जिसे रेड बुक के नाम से भी जाना जाता है। इसी में वो जनवादी लोकतंत्र का सिद्धांत देते हैं। फिर सर्व द पीपल 1944 की है। कोटेशन चेयरमैन माओ, ये 1964 की, ऐसे लिटिल रेड बुक कहा जाता है। अब माओ के प्रमुख विचार क्या क्या हैं, ये भी मित्रों में हम आपको बताते हैं। तो आपको पहले किताबें आपको याद रख लेनी है। अगर सारी याद नहीं होती तो कम से कम ये 2 किताबें तो आपको ध्यान रहनी ही चाहिए। कौन सी? ऑन डेमोक्रेसी और 2 नंबर और 5 नंबर वाली। तो आपको ये तो ध्यान रखना है, सन सहित ध्यान रखना है। तो इनमें क्या है कि इंपोर्टेंट भी ज़्यादा हैं, वैसे तो सारी ही ध्यान रखनी चाहिए। आइए मित्रों, आप देखते हैं कि माओ के विचार क्या क्या हैं।
माओ के प्रमुख विचारों में सबसे पहला है कि माओ सैनिक शक्ति पर विशेष बल देता है। माओ कहता है शक्ति बंदूक की गोली से निकलती है। तुंग, माओ से तुंग या माओ कहें या तुंग कहें, पूरा नाम तो माओ से तुंग है। क्या कहता है? शक्ति बंदूक की गोली से निकलती है। इसलिए बेसिकली वो सैनिक शक्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। आज भी चीन का जो राष्ट्रीय सैनिक आयोग है और उसमें जो शक्ति पर, सैनिक शक्ति के विस्तार पर बल दिया जाता है, वो सब माओ के अनुरूप ही है। फिर माओ जनशक्ति पर भी बल देता है। माओ कहता भी है, माओ से तुंग, कि सैनिक शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है जनशक्ति, क्योंकि अगर हाथ मजबूत हैं तो बंदूक छीन कर भी दूसरे को मारा जा सकता है। इसलिए जनसंख्या को भी महत्वपूर्ण शक्ति वो मानते हैं। इसलिए जनसंख्या विस्तार की बात भी करते हैं। कहते हैं कि जनसंख्या कहीं भी बाधाकारी नहीं रहती। इसलिए इसी संदर्भ में उन्होंने यूएनओ का जब सदस्य नहीं बनाया गया था चीन को, तब उन्होंने कहा भी था कि चीन को यूएनओ की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चीन तो स्वयं यूएनओ है। क्योंकि जितनी जनसंख्या यूएनओ के देशों की है उतनी जनसंख्या के लिए चीन की है। तो देखो ये कहा भी उन्होंने, जब चीन को यूएनओ की सदस्यता नहीं दी गई तब माओ क्या कहता है? चीन स्वयं यूएनओ है, क्योंकि यूएनओ के समस्त देशों की जनसंख्या चीन के बराबर है। तो इस प्रकार से जनसंख्या को राष्ट्रीय शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं कौन? माओ से तुंग। तो कहते हैं जनसंख्या अधिक प्रभावशाली रहती है। इसके बाद आगे देखते हैं मित्रों, गुरिल्ला पद्धति का समर्थन करते हैं माओ, और इसके लिए नीति भी देते हैं। टन डा डा टन का सूत्र देते हैं। टन का मतलब है दुश्मन को छेड़ना, डा का मतलब है भागना, फिर और तेज भागना। जब दुश्मन समझे भाग गया है तो उसके बाद पुनः दुश्मन पर हमला करना, तो अर्थात शत्रु पर आक्रमण करना, फिर भागना, या जब शत्रु पीछे भागे तो और तेज भागे, लेकिन जब शत्रु समझे कि आप भाग गए हैं तब शत्रु पर पुनः आक्रमण करना। तो ये गुरिल्ला पद्धति के माध्यम पे ज्यादा बल देते थे, और आज भी अनेक देशों में अनेक सैनिक जो नीतियां हैं उनमें गुरिल्ला पद्धति को अपनाया भी जाता है। फिर ये लोकतंत्रीय केंद्रवाद का समर्थन करते हैं। जैसे लेनिन ने दल के संगठन का लोकतंत्रीय केंद्रवाद का सिद्धांत दिया था, उसी प्रकार से ये भी साम्यवाद दल के गठन के लिए लोकतंत्रीय केंद्रवाद दल का समर्थन करते हैं। जिसमें क्या कहते हैं? दल के निम्न स्तर की इकाइयों के सदस्य उच्च स्तर की इकाइयों के सदस्यों को चुनाव करेंगे, सभी को विचार विमर्श की छूट होगी, लेकिन एक बार निर्णय हो गया तो उसके बाद विरोध को सहन नहीं किया जाएगा। तो ये सारी बातें सेम हैं। तो वास्तव में चीन के साम्यवादी दल में बस पोलित ब्यूरो को लेकर अंतर है। इसमें भी सेल में 20 सदस्य होते हैं, जैसे मैंने लेनिन में बताया कि इसकी सबसे छोटी इकाई साम्यवादी दल की सेल होती है जिसमें 20 सदस्य होते हैं। जबकि अन्य देशों का जो पोलित ब्यूरो है, पोलित ब्यूरो साम्यवादी दल का सबसे उच्च स्तरीय संगठन है, उसमें सामान्यतः 23 सदस्य होते हैं, लेकिन चीन में 25 सदस्य होते हैं। ये ध्यान रखना। किसमें? पोलित ब्यूरो में। यहां पोलित ब्यूरो में 25 सदस्य हैं। ये थोड़ा ध्यान रख लें तो बेटर रहेगा आपके लिए, कभी क्वेश्चन भी आ जाए। सामान्यतः 23 रहते हैं अन्य देशों के साम्यवादी दल में देखें तो, लेकिन चीन के साम्यवादी दल में 25 सदस्य हैं। जनवादी लोकतंत्र का समर्थन करता है माओ, और स्थानीय स्वशासन को भी महत्वपूर्ण मानता है। वर्ग सहयोग पर बल देता है। देखो एक नई बात, पंचायती राज का समर्थन करता है स्थानीय स्वशासन का, लेकिन वर्ग सहयोग को महत्वपूर्ण बात है। जितने अन्य साम्यवादी देश हैं वो तो वर्ग विचारक हैं, वो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। मार्क्स भी वर्ग संघर्ष की बात करता है, लेनिन भी वर्ग संघर्ष की, लेकिन ये वर्ग सहयोग पर बल देता है। कहता है कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग सबको सहयोग की जरूरत है। तो 4 वर्ग बताता भी है। पहला कहता है कि राष्ट्रीय बुर्जुआ पूंजीपति वर्ग, तो दूसरा कहता है दुकानदार, तीसरा कहता है श्रमिक, किसान। कहता है सबके बीच में सहयोग होना चाहिए। क्यों ऐसा कहता है वर्ग सहयोग की बात? क्योंकि इनके शत्रु थे चियांग काई शेक। अब चियांग काई शेक को हराने के लिए, चियांग काई शेक को कहीं ना कहीं गिराने के लिए ये बेसिकली वर्ग सहयोग पर बल देते हैं। सभी वर्ग के सहयोग पर बल देते हैं। वर्ग सहयोग पर बल, तो माओ कहता भी है दीर्घ पूंजीपति वर्ग यानी कि उद्योगपति, लघु पूंजीपति वर्ग यानी कि दुकानदार, श्रमिक और कृषक वर्ग में सहयोग होना चाहिए। दीर्घ पूंजीपति किसको कहता है? उद्योगपति को। लघु पूंजीपति दुकानदार को। श्रमिक और किसान सब में क्या होना चाहिए? सहयोग। ये सहयोग क्यों कहा उसने? तो मैंने बताया ना, चियांग काई शेक इनके शत्रु थे, जो इनका ताइवान पर नियंत्रण था। वो बार बार कहीं ना कहीं साम्यवादी चीन पर आक्रमण की नीति अपनाते थे, और कहीं ना कहीं साम्यवादी चीन को पूंजीवादी चीन में परिवर्तित करना चाहते थे। अमेरिका भी ताइवान का समर्थन करता है। इस कारण से इन्होंने बेसिकली वर्ग सहयोग पर बल दिया, ताकि जनता का, सभी वर्गों का सहयोग मिले और वो चियांग काई शेक को हरा सके। स्थानीय स्वशासन पंचायती राज का समर्थन करते हैं। माओ दुनिया के सबसे बड़े स्थानीय स्वशासन के समर्थक हैं, पंचायती राज के समर्थक हैं। तो कहते भी हैं कि पंचायती राज के 3 समर्थक हैं सबसे बड़े, माओ, गांधी और क्वामे नक्रूमा। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
मित्रों आगे चलते हैं इनके जो ये चारा छड़ी नीति पर विशेष बल देते हैं, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहते हैं पहले दोस्ती फिर शत्रुता। भारत के साथ भी ये किया था, पहले पंचशील समझौता फिर आक्रमण। तो इनकी नीति है पहले दोस्ती करते हैं, बाद में क्या करते हैं, दुश्मनी की नीति अपनाते हैं। माओ इसी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एंटी फाइव कंपेनिंग पॉलिसी पर बल देता है। कौन सी नीति अपनाता है? एंटी फाइव कंपेनिंग पॉलिसी, जिसमें कहता है विदेशी क्षेत्र में सबसे पहले मित्रता बाद में शत्रुता करनी चाहिए। जबकि एंटी थ्री जो कंपेनिंग पॉलिसी है उसमें उसके तहत देश के अंदर साम्यवाद को लागू करना। यानी कि माओ की एंटी फाइव कंपेनिंग पॉलिसी क्या थी कि विदेशों में क्या नीति अपनाना, पहले मित्रता बाद में शत्रुता। एंटी थ्री कंपेनिंग पॉलिसी क्या है? देश के अंदर साम्यवाद को लागू करना। तो ये पूछ ले तो ये ध्यान रखना, एंटी फाइव कंपेनिंग पॉलिसी क्या है? पहले मित्रता फिर बाद में शत्रुता। और एंटी थ्री कंपेनिंग पॉलिसी क्या है? देश के अंदर साम्यवाद लागू करना। किसके अंदर? देश के अंदर। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में मित्रों रहनी चाहिए कि माओ का एंटी फाइव कंपेनिंग पॉलिसी की थी क्या थी, एंटी थ्री कंपेनिंग पॉलिसी क्या थी। तो ये आपको जानकारी भी रहनी चाहिए। इसके बाद आते हैं स्थायी या निरंतर क्रांति का सिद्धांत। माओ की जो पुस्तक थी मैंने कहा ऑन प्रैक्टिस ऑन कंट्राडिक्शन में स्थायी क्रांति की संकल्पना देता है और कहता भी है कि वास्तव में जो सर्वरा का अधिनायक तंत्र है उसमें आसानी से पूंजीवाद खत्म नहीं होगा, आसानी से सर्वरा का अधिनायक तंत्र साम्यवाद में नहीं बदलेगा, क्योंकि सर्वरा के अधिनायक तंत्र में भी उतना अंतर विरोध रहता है जितना कि पूंजीवाद में रहता है। इसलिए यहाँ पर हमें बार बार क्रांतियां करनी होगी। आर्थिक क्षेत्र की क्रांति के बाद सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भी क्रांति करनी होगी, प्रत्येक क्षेत्र में कहता है क्रांति करनी होगी। इसलिए ये जो क्रांति वाला कार्य है ये लंबा चलने वाला आंदोलन है, एक दारुण जटिल आंदोलन है। इसलिए एक साम्यवाद सर्वरा का अधिनायक तंत्र लंबे समय तक चलेगा और साम्यवाद आसानी से स्थापित नहीं होगा। तो पढ़ते भी हैं, एक बार पीपीटी के माध्यम से बता देता हूं। माओ अपनी पुस्तक ऑन प्रैक्टिस ऑन कंट्राडिक्शन में स्थायी क्रांति संबंधी विचार देता है और कहता है कि सर्वरा के अधिनायक तंत्र में पूंजीवाद के समान अंतर्विरोध बना रहता है। इस अंतर्विरोध को हम आसानी से समाप्त नहीं कर सकते, अतः साम्यवाद की स्थापना हेतु अनेक क्रांतियां करनी होंगी जिसमें लंबा समय लग जाएगा। माओ इस दिशा में अनेक क्रांतियां भी करता है। कौन कौन सी? पहला चलाता है लंबी छलांग आंदोलन, ग्रेट लीपवर्ड मूवमेंट। इसमें माओ ने उत्पादन कार्य दुगना करने पर बल दिया। इसी दौरान उसने पहली बार 100 पुष्प खिलने दो का नारा दिया। अब ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, उसने 100 पुष्प खिलने दो का नारा कब दिया? तो वास्तव में लंबी छलांग आंदोलन के दौरान दिया था। ये लंबी छलांग आंदोलन उसका 1958 का है, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। जिसका तात्पर्य क्या है 100 पुष्प खिलने दो का? उसका मतलब है कि केवल साम्यवादी दल ही होना चाहिए, अन्य दल नहीं होने चाहिए, क्योंकि साम्यवादी दल में सभी वर्ग रह सकते हैं। तो कहता है फिर अलग से वर्गों के दल की जरूरत क्या है? तो कहता है 100 पुष्प खिलने दो, यानी कि बस साम्यवादी दल को खिलने दो, क्योंकि साम्यवादी दल में वर्ग से हो गए 100 प्रकार के पुष्प खिल सकते हैं, तो दूसरे दल का जरूरत ही नहीं है। इसलिए चीन में एक दलीय शासन है, तो यहाँ एक दलीय शासन का समर्थन करता है इसके माध्यम से, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। तो उसके बाद सांस्कृतिक क्रांति 1966 में करता है। इसके द्वारा माओ अपने विरोधियों को समाप्त करता है और साम्यवाद की स्थापना चीन में करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से माओ का कहना है कि सर्वरा का अधिनायक तंत्र लंबे समय तक चलेगा, ऐसी विभिन्न क्रांतियां करनी होंगी। वो जीवन पर्यंत वो क्रांतियां करते भी रहे और अपने प्रभाव को स्थापित करते रहे, अपने विरोधियों को ठिकाने लगाते रहे। आगे मित्रों चलते हैं मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स पॉलिसी। इसमें क्या कहता है? यह भी माओ की एक प्रमुख पॉलिसी थी। इसमें माओ कहता है चीन है जो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता का केंद्र बिंदु रहा है। चीन की सभ्यता सबसे प्राचीन है, इसलिए दुनिया को चीन की सभ्यता को अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि चीन की सभ्यता प्राचीन होने के कारण श्रेष्ठ है। सब दुनिया चीन की सभ्यता का अनुसरण करे। इसी पॉलिसी के तहत आज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति अपनाई जा रही है, चीन में ओबोर नीति अपनाई जा रही है, सिल्क रोड नीति अपनाई जा रही है। तो ये सारी नीतियां कहीं ना कहीं मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स पर ही आधारित हैं। माओ ने तो मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स दे दिया, क्या कहा? चीन की सभ्यता सबसे प्राचीन है, श्रेष्ठ है, इसलिए दुनिया को चीन की सभ्यता का अनुसरण करना चाहिए। इसके माध्यम से माओ ने चीनी तत्वों का वैश्विक प्रचार प्रसार करने पर बल दिया था।
और आज जो वर्तमान का चीन है उसमें भी वही नीति अपनाई जा रही है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नीति क्या मतलब क्या है कि शत्रु को चारों तरफ से घेरना और वहां पर जगह जगह बंदरगाह वगैरह सैनिक ठिकाने स्थापित करना, तो ये भी नीति इसी का भाग है। फिर वन बेल्ट वन रोड नीति, ओबोर नीति भी इसी का भाग है। सिल्क रोड नीति का नया नाम क्या है, वन बेल्ट वन रोड नीति। तो ये सब नीतियां आज कहीं ना कहीं माओ से तुंग की मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स नीति पर ही आधारित हैं, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो मित्रों आगे देखते हैं। आगे मैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और इनके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं कि भाई ओबोर नीति क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति क्या है, आप इसमें कंफ्यूज ना करें। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या दीपमाला नीति भी कहते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को कहते हैं दीपमाला नीति। कहते हैं इस शब्द का प्रयोग ब्रूज एलन हैमिल्टन एक अमेरिकी विद्वान थे, उन्होंने किया था। उन्होंने बताया कि चीन की नीति क्या है, पहले जहां वो कब्जा करना चाहता है या जिस देश को नियंत्रित करना चाहता है उसके चारों ओर आर्थिक सैनिक अड्डे की स्थापना करता है और स्थापना करके उसको फिर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है। जैसे चीन दक्षिणी चीन सागर में वो जापान को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसके चारों ओर सैनिक जापान की ओर सैनिक अड्डे बना रहा है और उसको दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, मनोवैज्ञानिक रूप से उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो सिंपल आप देख भी सकते हैं भारत के चारों ओर कहां अड्डे बना रहा है। पहला तो वो देखा जाए पाकिस्तान में ग्वादर बना रहा है, सिर्फ बांग्लादेश में देखें चटगांव बना रहा है, म्यांमार में देखें तो कोको द्वीप पर सैनिक अड्डा बना रहा है, श्रीलंका में देखें तो हम्बनटोटा बना रहा है। इसी प्रकार से मालदीव में माराओ एटल सैनिक अड्डा बना रहा है, मॉरिशस में गोन अड्डा बना रहा है। तो कुल मिला के चारों तरफ भारत के सैनिक अड्डे स्थापित कर भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। यही उसकी दीपमाला नीति है। दीपमाला नीति के तहत वो बेसिकली जो अपने विरोधी हैं उनके चारों ओर सैनिक अड्डे स्थापित कर उन पर दबाव बनाने की नीति अपनाता है और उनको डराने की कोशिश करता है। तो ये नीति उसकी रही है। भारत भी इसका हालांकि जवाब दे रहा है। भारत भी क्या है कि श्रीलंका और अन्य देशों म्यांमार मालदीव के साथ अपने संबंध मधुर बना रहा है ताकि यहां पर चीन ज्यादा सफल ना हो सके। लेकिन चीन का मूल प्रयास है भारत को कमजोर करना, जापान को कमजोर करना, ताकि एशिया में उसका प्रभाव बना रहे और एशिया में उसकी शक्ति का सिक्का चलता रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति। दूसरा नीति के बारे में भी हम बता देते हैं, वन बेल्ट वन रोड नीति। तो वास्तव में इसे पहले सिल्क रोड नीति भी कह देते थे। तो इस शी जिनपिंग जो चीनी के राष्ट्रपति है उनकी केंद्रीय नीति है। वैसे इसकी शुरुआत 2013 से ही हो गई थी और 2017 में इसको उसकी मौलिक नीति और संवैधानिक नीति का रूप दे दिया गया। वर्तमान में इसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पॉलिसी। तो इस नीति के तहत चीन क्या करता है, अन्य देशों में आर्थिक सहयोग के नाम पर आर्थिक अड्डे स्थापित करता है और फिर धीरे से आर्थिक अड्डों के नाम पर उसकी अर्थव्यवस्था को खोखला करने का प्रयास कर रहा है। चाहे अफ्रीकी देश हों, चाहे एशियाई देश हों और चाहे दक्षिणी एशियाई देश हों, चाहे पश्चिमी एशियाई देश हों, आज चीन बिल्कुल एशिया अफ्रीका के अनेक देशों में इस प्रकार के अड्डे स्थापित कर चुका है और कहीं ना कहीं और वहां पर उनकी अर्थव्यवस्था को चौपट कर चुका है, उनकी अर्थव्यवस्था पर जंग लगा चुका है। आज वो सारे देश ऋणी हो चुके हैं और चीन की बात मानने को मजबूर हो चुके हैं। तो इस नीति के कारण चीन एशिया अफ्रीकी देशों को अपने नियंत्रण में ला रहा है और वहां पर अपना आर्थिक प्रभाव स्थापित कर रहा है। भारत चीन की इस नीति का विरोध कर रहा है और भारत ने इसके लिए प्रयास भी किए हैं। 25 मई 2017 को भारत ने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर बनाया ताकि ऐसे देशों में वहां भारत भी क्या है सहयोग की नीति अपना सके, आर्थिक केंद्र स्थापित कर सके और वहां पर चीन का प्रभाव कम हो सके। लेकिन जो माओ से तुंग की मूल नीतियां हैं आज भी कहीं ना कहीं चीन को मजबूत कर रही हैं और चीन की वही उग्र नीतियां आज भी उसकी विदेश नीति में दिखाई देती हैं। तो कहीं ना कहीं माओ का सबसे बड़ा योगदान ये तो है कि उसने चीन को महाशक्ति बनाया, लेकिन जो चीन की उग्र नीतियां हैं आज मानवता के लिए कहीं ना कहीं घातक भी होती जा रही हैं। तो ये मित्रों आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो में विदाई चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।